रातों रात कैसे कंगाल हो गई नोकिया कंपनी। किसी का वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं और मानते भी होंगे। कोई पल में रोडपति से करोड़पति बन जाता है तो कोई रोड पर आ जाता है। कुछ दिन पहले तक जिस कंपनी का सूरज आसमान की बुलंदियों पर पाया जाता था, वो पलक झपकते ही गर्त में चला गया। यहाँ तक कि लोग उसका नाम तक भूल गए। ऐसी ही कई बड़ी कंपनियों की बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में, जिनका नाम और ब्रांड लोगों के सर चढ़कर बोलता था और आज लोग उनका नाम तक भूल चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मशहूर कंपनियों के अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी। नंबर 1, नोकिया। अगर आप 90s और 2000s के ज़माने से हैं तो अपने हाथ में नोकिया का फ़ोन ज़रूर पकड़ा होगा। एक ज़माना था जब मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था। आज भले ही मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां आ चुकी, एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, पर जो एहसास नोकिया का ब्लैक एंड वाइट सेट हाथ में पकड़ने से आता था वो अब मिसिंग सा हो गया है। सैमसंग, वीवो, MI जैसी कई कंपनियां बजट सेगमेंट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो एप्पल ने हाई क्लास को अपना टारगेट बनाया हुआ है। नोकिया ने अपना पहला फ़ोन 1965 में लॉन्च किया, जिसका वजन था 10 किलोग्राम। इसके बाद उसने दूसरा फ़ोन लॉन्च किया जो कि वजन में हल्का था। इसके बाद लगातार कई सालों तक नोकिया ने एक के बाद एक नए फ़ोन्स लॉन्च किए और मोबाइल फ़ोन आने के बाद तो नोकिया इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन गया। नोकिया ने भारत के 70% फ़ोन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 ने बिक्री के नए आयाम स्थापित किए थे। इतनी सफलता के बाद भी आखिर ऐसा क्या हो गया कि नोकिया डूब गई। नोकिया ने बदलते हुए बाजार को नहीं समझा। वहीं एप्पल, गूगल जैसी कई नई कंपनियां उसी प्राइस पर ज़्यादा फीचर्स के फ़ोन उपलब्ध करा रही थी। खासतौर पर गूगल ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लॉन्च करके मोबाइल फ़ोन सेक्टर में क्रांति ला दी थी। उसके बाद से सारी कंपनियां एंड्रॉयड के लिए ही ऐप डिज़ाइन कर रही थी और एप्पल के अलावा किसी और कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश की पर हार कर उसे भी अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। नोकिया इस रेस में पिछड़ती चली गई। उसने बाद में कोशिश की और उसके फ़ोन्स को लोगों ने सिरे से नकार दिया। इस तरह बदलते वक्त के साथ खुद को ना बदलने की वजह से नोकिया आज एक भूला बिसरा नाम बन चुकी है और अब लोगों के जहन में केवल उसकी यादें ही बाकी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने नोकिया किस तरीके से समय के साथ नहीं चल पाने के चक्कर में पूरी तरीके से पूरी लीग से हट गई और आज की तारीख में नोकिया कहीं नहीं टिकती आज के स्मार्टफोन्स की कैटेगरीज में। वजह सिर्फ एक थी कि उसने समय के साथ चलना नहीं सीखा, नई टेक्नोलॉजी को पहले से नहीं समझ पाई, ईज ऑफ यूज़ को नहीं समझ पाई। ठीक है, ऐसे ही कुछ हुआ हिंदुस्तान मोटर्स के साथ। आइए जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स की कहानी। एक ज़माना था जब देश की सड़कों पर वाइट एम्बेसडर कारों का राज हुआ करता था। गरीब से लेकर हर अमीर इंसान के पास ये कार ज़रूर होती थी। उस वक्त एम्बेसडर कार स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। यहाँ तक कि राजनेताओं के पास भी यही कार होती थी। टैक्सी के लिए भी यही कार यूज़ की जाती थी। मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास काले रंग की एम्बेसडर कारें होती थी जो कि उनकी पहचान होती थी। ये कार ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड 3 पर बेस थी। भारतीय कार बाजार में 70 और 80 के दशक में एम्बेसडर कार का भरपूर दबदबा था, लेकिन 70 और 80 के दशक के बाद फिर आ गई मारुति 800। जैसे ही मारुति 800 लॉन्च हुई, उसके बाद एम्बेसडर कारों की बिक्री धीरे धीरे घटने लगी। जहाँ 80 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स ने महीने में एम्बेसडर के 6-6 हज़ार यूनिट तक भेजे थे, अब वो बुरी तरीके से उनकी बिक्री डाउन होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एम्बेसडर कारों का लेन देन अब बंद हो गया, समझ लीजिए। जबकि लोग लगातार कारों को खरीद रहे थे, बट एम्बेसडर उनकी पहली पसंद नहीं होती थी। यहाँ खड़ा धीरे धीरे कम होता गया। साल 2013 के आसपास से राजनेताओं यानी कि पॉलिटिकल हलकों में भी इस कार से दूरी बना ली गई और एम्बेसडर कारों का चलन धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो गया। सन 2014 में इस कार की बिक्री इतनी कम हो गई, एम्बेसडर कारों की बिक्री इतनी कम हो गई कि कंपनी बुरी तरीके से घाटे में चली गई और उसके बाद इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अब हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर के अच्छे दिन वापस आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। हिंदुस्तान मोटर्स को लेकर ऑटो एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि एम्बेसडर कोई बड़ी ऑटो कंपनी खरीद ले, और हुआ भी है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक की कार रही एम्बेसडर को फ्रेंच कार कंपनी पीजियोट ने खरीद लिया। सीके बिरला ग्रुप के मालिकाना हक वाली हिंदुस्तान मोटर्स ने यह सौदा केवल 80 करोड़ रुपए में किया। इस तरह कभी सड़कों पर राज करने वाली ये कंपनी बदलते वक्त के साथ खुद को न बदल सकी और यादों का हिस्सा बनकर यहाँ रह गई।
इसी के साथ आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में बताते हैं जिसकी कहानी अब भूली बिसरी हो चली है। नाम है इस कंपनी का ब्लॉकबस्टर। ये कहानी भी एक ऐसी कंपनी की है जो वक्त की रेस में काफ़ी पीछे रह गई और आज लोगों को इसका नाम भी याद नहीं। 90 के दौर में ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इसका काम था लोगों को मूवीज़ और वीडियो गेम के कैसेट्स प्रोवाइड करना। एक वक्त ऐसा भी था जब इसके पास 9,000 आउटलेट और 84,000 वर्कर्स थे और 65,000 रजिस्टर्ड कस्टमर्स भी थे। इसके बाद मार्केट में एक नया खिलाड़ी आया, नेटफ्लिक्स। उस वक्त ये बहुत ही छोटी सी कंपनी थी। उस वक्त नेटफ्लिक्स इनके पास आया, वो इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता था, लेकिन इन्होंने उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और आगे चलकर यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर दोनों एकदम अलग तरह से काम करते थे। जहाँ नेटफ्लिक्स कस्टमर ऑनलाइन कंटेंट लेकर उनसे रिव्यू कलेक्ट करता था और फिर अपने काम में इंप्रूवमेंट करता था, वहीं ब्लॉकबस्टर की अलग ही सोच थी। उसे लगता था कस्टमर वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। वो अपने आप को बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर समझते थे और कस्टमर की राय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स में आपको मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें कस्टमर का सब्सक्रिप्शन खत्म होते ही उनका नेटफ्लिक्स बंद हो जाता है। वहीं ब्लॉकबस्टर कस्टमर को एक कैसेट देता था। अगर कस्टमर उसे टाइम पर नहीं लौटा पाते थे तो उन्हें 15% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता था। यहाँ तक कि ब्लॉकबस्टर ने अपनी ही डेवलपमेंट टीम की बात भी नहीं मानी। उनकी टीम को भी इस बात का अंदाज़ा था कि आने वाला वक्त ऑनलाइन कंटेंट का ही होने वाला है। टाइम चेंज हुआ और मार्केट में कैसेट्स की डिमांड कम हो गई। इंटरनेट ने हर जगह कब्जा कर लिया और मार्केट में नेटफ्लिक्स के साथ अमेजन प्राइम और एप्पल टीवी जैसे कई और धुरंधर भी आ गए। लेकिन ब्लॉकबस्टर अभी तक अपने कैसेट के पुराने ढर्रे को ही खींच रहा था और अब ब्लॉकबस्टर के लगभग आधे से ज़्यादा कस्टमर स्विच कर चुके थे। 2000 तक आते आते सेल्स इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि ब्लॉकबस्टर ने मार्केट से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना ही बेहतर समझा और इस तरह एक और कंपनी वक्त के साथ पूरी तरीके से डूब गई। अब बात करते हैं ज़ेरॉक्स ऑल्टो की। आपको याद है बचपन में जब हम फोटो कॉपी करवाने जाते थे तो हम दुकानदार से बोलते थे भाई इसका ज़ेरॉक्स निकाल दो। असल में उस वक्त ज़ेरॉक्स कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस थी कि लोग फोटोकॉपी को ज़ेरॉक्स ही कहते थे। ज़ेरॉक्स सिर्फ एक कॉपी मशीन नहीं थी, बल्कि वही कंपनी है जिसने सबसे पहले GUI बेस्ड कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त ज़ेरॉक्स कंपनी के मालिकों को खुद भी नहीं पता था कि उनकी टेक्नोलॉजी आगे चलकर कितनी काम आने वाली है। ये डिवाइस उनके पास 1 मार्च 1973 में ही आ गई थी। उस वक्त किसी को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये है क्या, यहाँ तक कि कंपनी के लोग ही इसे नकार रहे थे। इसके बाद काफ़ी लंबी बहस के बाद ये डिसाइड किया गया कि इसका प्रोडक्शन कम लागत में जल्दी से जल्दी कर सके, उसे ये प्रोजेक्ट दिया जाए, जिसे PARC पार्क यानी कि पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया। जब इसकी टेस्टिंग की बात आई तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो नाम आया वो था एप्पल, क्योंकि उस वक्त एप्पल एक स्टार्टअप कंपनी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कम लागत में इन्हीं से ये काम करवा लिया जाए। ये वही टाइम था जब स्टीव जॉब्स ज़ेरॉक्स से सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आए थे। इसके बाद हुई डील में एप्पल ने अपने 1000 शेयर PARC को दिए, जिसके बाद स्टीव को PARC के मेंशन में आने की परमिशन मिली। और जब स्टीव ने GUI को देखा तो वो समझ गए कि आने वाला ये फ्यूचर है और वो अच्छी तरह समझने के लिए डेली वहाँ आने लगे। लेकिन आगे चलकर PARC और ज़ेरॉक्स में मतभेद हो गया और 1981 में उन्होंने GUI को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को बेच दिया। और आज तक किसी को नहीं पता था कि ये उनकी नहीं बल्कि ज़ेरॉक्स की इन्वेंशन थी। और आज उसी टेक्नोलॉजी के दम पर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करते हैं और ज़ेरॉक्स आज एक भूली बिसरी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने, जो लोग समय के साथ नहीं बदले और मौके का सही फ़ायदा नहीं उठाया उनका हश्र क्या हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको कुछ नई सीख देने में कामयाब हुआ होगा। तो पहचानिए अपनी काबिलियत, समझिए अपने ऑडियंस बेस को, अपने कस्टमर्स जिन्हें आप सर्विस दे रहे हैं उन्हें, और जिस किसी भी इंडस्ट्री में आप हो वहाँ एक्सेल कीजिए। सबसे बेस्ट कंटेंट ही दीजिए उन्हें, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट सर्विस दीजिए और आप अपनी फील्ड में राज करेंगे। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर युवा के साथ। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, चलते रहिए। धन्यवाद।